दुनिया कहती है कि कंप्यूटर चार्ल्स बेवरेज ने बनाया था 19वीं सदी में। दुनिया कहती है कि राइट ब्रदर्स पहले इंसान थे जो हवा में उड़े 1903 में। और दुनिया यह भी कहती है कि इंसान का इतिहास सिर्फ चंद हजार साल पुराना है, जहां हम पहले पत्थर तोड़ते थे और फिर धीरे धीरे मशीन तक पहुंचे। लेकिन क्या हो अगर यह सब झूठ हो? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले ग्रीस के लोग हमारे आज के लैपटॉप जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन इस्तेमाल कर रहे थे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एल्यूमिनियम को हमने 200 साल पहले खोजा वो 10,000 साल पुराने जानवरों की हड्डियों के साथ में मिला है? और क्या हो अगर हमारा पूरा इतिहास, हमारी पूरी टाइमलाइन ही गलत हो? आज हम उन 15 आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स यानी उप्स आर्ट्स की बात करेंगे जो साइंस के मुंह पर एक तमाचा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वो सबूत है जो जमीन चीख चीख कर दे रही है। हम पहले भी एडवांस थे। सनातन धर्म की वो किस्से जिसे मिथक कहा गया है, शायद वो सबसे बड़ा सच थे। बात है साल 1900 की। ग्रीस के एंटीकाइथेरिया आइलैंड के पास में कुछ गोताखोर समुद्र की गहराइयों में स्पंज ढूंढ रहे थे। वहां उन्हें एक टूटा फूटा जहाज यानी सिप व्रेक मिला। उस मलबे में मूर्तियां थी, सिक्के थे और एक अजीब सा पत्थर का टुकड़ा था जो देखने में बिल्कुल बेकार लग रहा था। शुरू में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो पत्थर सूख कर टूटने लगा तो उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसने साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। उस पत्थर के अंदर था ब्रॉन्ज मतलब कांसे के गियर्स थे। हाँ, गियर्स, गाड़ियां। ध्यान दीजिए, यह जहाज 2000 साल पुराना था। उस जमाने में गियर्स, वो भी इतने बारीक, ये नामुमकिन था। जब वैज्ञानिकों ने दशकों बाद मॉडर्न एक्सरे से और सिटी स्कैन से उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। ये कोई मामूली खिलौना नहीं था, इसमें 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर एक साथ जुड़े हुए थे। इस मशीन को आज हम एंटीकाइथेरिया मैकेनिज्म कहते हैं। और ये करता क्या था? ये एक एनालॉग कंप्यूटर जैसा था। आप इसमें एक हैंडल घुमाते थे और ये आने वाले सालों में सूर्य, चांद और 5 ग्रहों को एकदम सटीक स्थिति बता देता था। ये लीप ईयर कैलकुलेट कर सकता था। ये बता सकता था कि अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और यहां तक कि ओलंपिक खेल की तारीख भी सेट करता था। सोचिए, यूरोप में ऐसी टेक्नोलॉजी वाली घड़ियां इसके 15,000 साल बाद बनना शुरू हुई। 15,000 साल का गैप, ये वैसा ही है जैसे खुदाई में किसी मम्मी के हाथ में आपको आईफोन मिल जाए। इस मैकेनिज्म का ग्रीक भाषा में एक यूजर मैनुअल भी लिखा हुआ था। मतलब ये कोई इकलौता अजूबा नहीं था, ऐसे और भी डिवाइस होंगे जो कि नष्ट हो गए होंगे। ये सबूत है कि टेक्नोलॉजी सीधी रेखा मतलब लीनियर में नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा आगे बढ़े हैं, हमने ज्ञान खोया भी है, हमने टेक्नोलॉजी को खोया भी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2000 साल पहले उनके पास में कंप्यूटर जैसी मशीन थी, वो कैलकुलेशन कर सकती थी, तो क्या उसे चलाने के लिए या कुछ और बड़ा करने के लिए उनके पास में ऊर्जा मतलब एनर्जी का कोई स्रोत भी था? क्या उन्हें बिजली के बारे में पता था? हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर माइकल फेराडे ने कुछ 200-300 साल पहले ही की थी। लेकिन इराक की मिट्टी कुछ और ही कहानी सुना रही है। 1938 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट विल्हेम कोनिंग को बगदाद के पास में कुछ अजीब मिट्टी के घड़े मिले। इन्हें आज हम बगदाद बैटरी कहते हैं। ये दिखने में साधारण मटके जैसे थे, लेकिन इनका अंदर का स्ट्रक्चर दिमाग को हिला देने वाला था। हर घड़े के अंदर कॉपर का एक सिलेंडर था और उस सिलेंडर के अंदर एक लोहे की रॉड जो ऊपर से एस्फॉल्ट मतलब डामर से सील की गई थी। अगर आपने स्कूल में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कॉपर और आयरन को अगर किसी एसिडिक लिक्विड जैसे कि नींबू का रस या फिर सिरका में रखा जाए तो केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली बनती है। ये वही सेम प्रिंसिपल है जिस पर आज की कारों की बैटरी काम करती है। जब मिथबस्टर ने इसका रेप्लिका बनाया और उसमें लेमन जूस डाला, उसमें सच में 4 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। साइंटिस्ट हैरान हैं। कुछ कहते हैं कि शायद ये दर्द कम करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी यूज होती होगी या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यानी सस्ती धातुओं पर सोने की परत चढ़ाने के लिए यूज होती होगी। प्राचीन ज्वेलरी इतनी बारीक और इतनी चमकदार कैसे होती थी? ये उसका जवाब हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है। इजिप्ट चलिए, डेंडोरा के हाथोर टेम्पल में वहां दीवार पर एक नक्काशी मतलब कार्विंग है जो किसी भी मॉडर्न इंजीनियर को शॉक कर सकती है। वहां एक बड़ा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके अंदर एक सांप है जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में है, बिल्कुल फिलामेंट जैसा। वो बल्ब एक पिलर से जुड़ा हुआ है जो इंसुलेटर लगता है और पीछे से एक तार मतलब वायर निकल रहा है जो एक बॉक्स मतलब पावर सोर्स से जुड़ी हुई है।
मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन कहते हैं कि ये कमल का फूल है, लोटस फ्लावर है। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट पूछते हैं कि इजिप्ट के गहरे मकबरों में जहां गुप्त अंधेरा होता है, वहां बिना मशाल के इतनी बारीक पेंटिंग कैसे छत पर बनाई गई होगी? एक निशान तक नहीं है वहां पर। अगर मशाल जलाकर उनको बनाया होगा तो छत के ऊपर हमको कालिक मिलनी चाहिए। क्या वो वहां पे डेंडोरा में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो इसी बल्ब की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हो? अब जरा आप हमारे पुराने लोगों के बारे में एक बार फिर से सोचिए। उनके पास में कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर था, पावर के लिए बैटरी थी, टेक्नोलॉजी का लेवल हमारी सोच से कहीं ऊपर था। लेकिन अगर उनके पास में जमीन पर रोशनी करने की ताकत थी, तो क्या इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हवा में उड़ना, वो भी उन्होंने पूरी कर ली थी? क्या विमान सिर्फ कहानियां हैं या हमें उनका भी कोई सबूत मिलता है? इसका जवाब जमीन के नीचे नहीं, बल्कि इजिप्ट और कोलंबिया के म्यूजियम में रखे खिलौनों में छुपा हुआ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहली बार इंसान को हवा में उड़ाया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि उससे हजारों साल पहले इजिप्ट और साउथ अमेरिका के लोग एरोडायनेमिक्स के नियमों को समझ चुके थे। पहले नजर डालते हैं इजिप्ट पर। 1898 में सक्कारा के एक मकबरे से लकड़ी का बना एक छोटा सा पक्षी मतलब बर्ड मिला। इसे सक्कारा पक्षी कहा जाता है और ये 2200 साल पुराना भी है। देखिए, ये एक चिड़िया लगता है देखने में, लेकिन ध्यान से देखिए, इसके पंख मतलब विंग्स किसी पक्षी की तरह मुड़े हुए नहीं है, बल्कि सीधे हैं, बिल्कुल किसी ग्लाइडर की तरह। और सबसे बड़ी बात, इसकी पूंछ टेल, दुनिया के किसी भी पक्षी की पूंछ वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी नहीं होती है, वो हमेशा हॉरिजेंटल होती है। वर्टिकल टेल सिर्फ हवाई जहाजों में होती है, रडार के कंट्रोल करने के लिए होती है, ताकि हवा को काट कर दिशा बदली जा सके। एक साइंटिस्ट डॉक्टर खलील मसीहा ने जब इसका मॉडल बनाया तो पाया कि ये हवा में परफेक्टली ग्लाइड करता है। क्या ये सिर्फ एक खिलौना था या बड़े विमानों का एक छोटा सा ब्लूप्रिंट था? अब चलिए कोलंबिया, साउथ अमेरिका, वहां की पुरानी कब्रों में सोने के मतलब गोल्ड के छोटे छोटे से फिंगर रिंग्स मिले हैं, जिन्हें कंबाया एयरप्लेन कहा जाता है। हिस्टोरियन इन्हें कीड़े या फिर पक्षी कह देते हैं, लेकिन जरा इनकी शेप देखिए। डेल्टा विंग्स मतलब तिकोने आकार के पंख, वर्टिकल टेल, फिन, कॉकपिट जैसी जगह। दुनिया का कौन सा कीड़ा या मछली ऐसी दिखती है? कोई नहीं। लेकिन F-16 फाइटर जेट बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। 1994 में दो जर्मन इंजीनियर ने इन गोल्डन आर्टिफैक्ट के बड़े स्केल मॉडल बनाए। उन्हें कोई बदलाव नहीं किया, बस वैसी का वैसा ही उन्होंने साइज को बड़ा करके बना दिया है और बस उसमें एक इंजन लगा दिया है। नतीजा क्या हुआ? वो मॉडल हवा में परफेक्टली उड़े। उनका डिजाइन एरोडायनेमिक मिरेकल था। मतलब जिन्होंने इन्हें बनाया उन्हें लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट का ज्ञान था। ये सबूत हमें सीधा भारत के प्राचीन ग्रंथों से जोड़ते हैं। महर्षि भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र, रावण का पुष्पक विमान, हम इन्हें मिथ मानते हैं। लेकिन अगर दुनिया के दूसरे कोने में कोलंबिया और इजिप्ट में उड़ने वाले यंत्रों के मॉडल मिल रहे हैं, तो क्या भारत में विमान सिर्फ एक कल्पना हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक ग्लोबल सिविलाइजेशन की निशानी है। लेकिन दोस्तों, हवा में उड़ने के लिए और ऐसी एडवांस मशीनें बनाने के लिए आपको सिर्फ डिजाइन नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा मेटल, एक ऐसी धातु जो कि हल्की हो, मजबूत हो और जिसे जंग ना रखती हो, उसमें रस्ट ना लगती हो। क्या प्राचीन लोगों के पास में वो मेट्रोलॉजी की मास्टर की थी? जी हाँ, दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा वो लोहा स्तंभ मतलब द आयरन पिलर 16,000 साल पुराना है। 6 टन भारी वजनी लोहे का खंबा। सोचिए, खंबा सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। दिल्ली की कड़कड़ाती धूप, तेज बारिश और प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन सब कुछ झेल चुका है। आज के जमाने का जो बेस्ट स्टील भी अगर हम ले लें ना, उसे खुला छोड़ दे तो कुछ सालों में वो भी जंग खाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पिलर पर आज तक 1 इंच भी जंग नहीं लगी है। कैसे? आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि इसको बनाने वाले लोहार ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसमें फास्फोरस की मात्रा हाई रखी गई थी। ये फास्फोरस लोहे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है जो उसे सेल्फ हीलिंग बना देती है। ये कोई मतलब एक्सीडेंट नहीं था, ये प्योर मास्टरी थी। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसी केमिस्ट्री जो हम आज भी इंडस्ट्री स्केल पर मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन मेट्रोलॉजी का एक और रहस्य है जो भारत से दूर रोमानिया में मिला है।
1974 में रोमानिया के आयूड शहर में जमीन के नीचे 10 मीटर गहराई में मैस्टोडोनो एक मतलब विलुप्त हाथी होता है, उसकी हड्डियों के साथ में मेटल का एक टुकड़ा मिला है। इसे कहते हैं वेज ऑफ आयूड। ये दिखने में किसी मशीन के लैंडिंग गियर जैसा लगता है। इसमें होल्स भी हैं और फास्टन्स के लिए भी हैं। जब लैब में इसका टेस्ट हुआ तो साइंटिस्टों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये टुकड़ा 89% एल्युमिनियम का बना हुआ था। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, एल्युमिनियम तो हम रोज यूज करते हैं। बड़ी बात यह है कि एल्युमिनियम प्राकृतिक रूप में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। इसमें बॉक्साइड ऑक्स मतलब ओर से निकालने के लिए बेहद हाई टेम्परेचर और बहुत सारी मतलब बिजली चाहिए होती है। इसी वजह से एल्युमिनियम की खोज इंसान ने सिर्फ 200 साल पहले 1825 में की थी। तो फिर 10,000 साल पुरानी हड्डियों के साथ में एल्युमिनियम का टुकड़ा क्या कर रहा है? जब इंसान के पास में ना ही बिजली थी तो एल्युमिनियम उन्होंने कैसे बनाया होगा? अगर ये 10,000 साल पुराना है तो क्या ये किसी विमान का टुकड़ा या टूटा हुआ हिस्सा हो सकता है? आयरन पिलर दिखाता है कि उन्हें केमिस्ट्री आती थी, मतलब हमारे पूर्वजों को केमिस्ट्री आती थी। वेज ऑफ आयुड इशारा करता है कि शायद उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी आती थी, टेक्नोलॉजी थी उनके पास में, उड़ने की क्षमता भी थी उनके पास में। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया घूमते थे? क्या कोलंबस से हजारों साल पहले दुनिया ग्लोबल हो चुकी थी? एक नक्शा इन सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। हम स्कूल से पढ़ते आए कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को खोजा और उससे पहले दुनिया अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी। अमेरिका को यूरोप का पता ही नहीं था और भारत को अंटार्कटिका के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोलंबस बहुत लेट था, हजारों साल लेट, इस्तांबुल तुर्की के म्यूजियम में रखा एक नक्शा पीरी राइज मैप, इसे 1513 में एक ऑटोमन एडमिरल पीरी रईस ने बनाया था। पीरी रईस ने खुद लिखा है कि उसने ये मैप अपने आप नहीं बनाया बल्कि 20 पुराने सोर्स मैप को कॉपी करके बनाया है। इस मैप में साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन मतलब तटरेखा हैरान करने वाली एक्यूरेसी के साथ बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा शौक है इसका निचला हिस्सा। इस मैप में अंटार्कटिका दिखाया गया है। अंटार्कटिका की खोज ऑफिशियली 1818 में हुई थी, इस मैप के 300 साल बाद। और बात यही खत्म नहीं होती है। मैप में अंटार्कटिका को बिना बर्फ मतलब आइस फ्री दिखाया गया है। वहां नदियां और पहाड़ दिख रहे हैं। आज अंटार्कटिका लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आखिरी बार अंटार्कटिका का तट मतलब कोस्ट बर्फ से आजाद तब था जब धरती पर हिमयुग नहीं आया था, यानी कम से कम 6000 साल पहले। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पीरी रईस के पास में जो सोर्स मैप थे वो किसी ऐसे सिविलाइजेशन के बनाए हुए थे जिन्होंने हिमयुग से पहले दुनिया का सर्वे किया था। जब हम मानते हैं कि इंसान गुफाओं में रहता था तब कोई धरती का हवाई सर्वेक्षण कर रहा था, स्फेरिकल टिग्नोमेट्री को वो जानता था। और प्रूफ चाहिए आपको? अमेरिका के मेन स्टेट में मिला मेन पेनी, एक चांदी का सिक्का जो नॉर्वे के वाइकिंग्स का है, कोलंबस से 400 साल पहले का। मैक्सिको में मिली टेकेस्विक हेड, एक रोमन स्टाइल की मूर्ति जो कोलंबस से 1200 साल पहले वहां पहुंच गई थी। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्राचीन दुनिया ग्लोबल विलेज थी। महासागर उनके लिए रुकावट नहीं थे, वो रास्ते थे। सनातन धर्म अगर कहता है कि उनका प्रभाव पूरे विश्व में था तो ये मतलब आर्टिफैक्ट उसी सच की गवाही दे रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजी देख ली थी, मेटल्स देख लिए थे, मैप्स देख लिए थे। ये सब इंसानों के इतिहास को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन अब हम जिस चीज की बात करेंगे वो इंसानों के इतिहास की नहीं बल्कि धरती की जियोलॉजी को चैलेंज करती है। क्या हो अगर हमें पत्थर के अंदर एक ऐसी चीज मिल जाए जो इंसानों के पैदा होने से पहले मतलब करोड़ों साल पहले वहां पहुंच गई थी? साइंस कहती है कि इंसान मतलब होमोशेपियन धरती पर मुश्किल से 3 लाख साल पहले आए। उससे पहले डायनासोर्स थे और उससे पहले बस जीव जंतु थे। लेकिन जर्मनी के अंदर से कुछ ऐसे पत्थर निकले हैं जो इस पूरी टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा देते हैं। सबसे पहले चलिए टेक्सास मतलब यूएसए, यहां पर 1936 में एक पत्थर तोड़ते वक्त उसके अंदर से एक हथौड़ा मतलब हैमर निकला। इसे लंदन हैमर कहते हैं। यह हथौड़ा पत्थर के अंदर एनकेज था मतलब उसके अंदर दबा हुआ था, यानी पत्थर इसके चारों तरफ बन गया था। साइंटिस्ट ने जब उस पत्थर की उम्र चेक करी तो वो 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ साल पुराना निकला।
40 करोड़ साल पहले धरती पर पेड़ पौधे भी मुश्किल से थे, इंसान तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो हथौड़ा किसने बना दिया होगा? लोगों ने कहा हो सकता है ये हथौड़ा नया हो और पत्थर जल्दी बन गया हो, लेकिन लैब टेस्ट ने दिखाया कि हथौड़े की लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला मतलब कोल बन गया था। लकड़ी को कोयला बनने में लाखों साल और इंटेंस प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ये कोई 100-200 साल पुरानी चीज़ नहीं हो सकती है। और इसका लोहा, उसमें क्लोरीन पाया गया है जो उसे जंग मतलब रस्ट लगने से बचाता है, बिल्कुल दिल्ली के आयरन पिलर की तरह। इसके बाद आता है कोसो आर्टिफैक्ट। कैलिफोर्निया में 5 लाख साल पुराना जियोड, एक तरह का पत्थर के अंदर से एक मतलब स्पार्क प्लग जैसी चीज मिली है। सिरेमिक, कॉपर और मैग्नेटिक नेल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 5 लाख साल पहले स्पार्क को कौन बना रहा था भाई? गाड़ियां तो अब आई हैं। और साउथ अफ्रीका में तो हद हो गई, वहां की खदानों में 3 बिलियन मतलब 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में से मेटल के छोटे छोटे से गोले निकले हैं। इन्हें क्लेकस ड्रॉप स्पेयर्स कहा जाता है। इन पर परफेक्ट पैरेलल लाइंस है, मतलब समांतर रेखाएं बनी हुई हैं। ये स्पेयर्स इतने हार्ड हैं कि स्टील से भी खरोंचने पर इन पर खरोंच नहीं आती है। 3 अरब साल पहले धरती पर सिर्फ बैक्टीरिया थे, तो ये मशीन मेड स्पेयर कहां से आ गए? ये आर्टिफैक्ट एवोल्यूशन की सीधी लाइन को तोड़ते हैं। ये इशारा करते हैं कि शायद समय सीधा नहीं है, बल्कि एक चक्र मतलब साइकिल है। क्या हम पहले भी यहां थे, मतलब इस विकास की स्थिति में थे? क्या हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी जो मिट गई और हम बस उसके बचे कुचे कचरे को ही ढूंढ रहे हैं? अगर जमीन के नीचे इतने सबूत हैं, अगर मैप्स हैं, मशीन हैं और ऐसे पत्थर हैं, तो हमारा इतिहास बदला क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हम अभी भी पुरानी ही कहानी पढ़ रहे हैं? इसका जवाब और ट्रॉय शहर का वो सच अब सब कुछ बदल देगा। 150 साल पहले अगर आप किसी हिस्टोरियन से पूछते कि ट्रॉय शहर कहाँ है, तो वो आपका मजाक उड़ाता, आप पे हंसता। वो कहता कि अरे भाई, ट्रॉय तो सिर्फ एक कहानी है, होमर की कविता, इलियड्स का एक मिथक शहर है। ऐसा कोई शहर कभी था ही नहीं। सदियों तक यही पढ़ाया गया। ट्रॉय मतलब फिक्शन, काल्पनिक कहानी। लेकिन एक आदमी था, हेनरिक शेलीमैन। वो हिस्टोरियन नहीं था, बिजनेसमैन था। उसने इलियड को कहानी नहीं, इतिहास माना। दुनिया हंसती रही उस पर, लेकिन वो तुर्की गया, उसने खुदाई की और उसे ट्रॉय का शहर मिल गया। वही दीवार, वही खंडर, वही जले हुए निशान। मिथ रियलिटी बन गई। जो कल तक कल्पना थी, आज वो इतिहास है। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ये एंटी काइथेरियन कंप्यूटर, ये बैटरी, ये विमान मॉडल, ये बिना बर्फ वाले मैप, ये सब आज के ट्रॉय हैं। साइंस कहती है कि सबूत कहाँ है, और ये आर्टिफैक्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम यही हैं। हमारी गलती ये है कि हम अपने पूर्वजों को प्रीमेटिव मतलब आदि मानव समझते आए हैं। हम सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ पत्थर रगड़ना सीखा था, लेकिन सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट अलग है। हम मानते हैं कि युग चक्र मतलब सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ज्ञान लीनियर नहीं है, साइक्लिक होता है। हमने टेक्नोलॉजी पहले भी हासिल की थी और हमने उसे खोया भी है। दिल्ली का आयरन पिलर और इजिप्ट की ये बैटरियां उस खोए हुए ज्ञान के टुकड़े हैं। ये ओप्स आर्ट सिर्फ अजीब चीजें नहीं है, ये उस आइसबर्ग की टिप है जो आज जमीन के नीचे दबा हुआ है। द्वारका समुद्र के नीचे मिली, ट्रॉय जमीन के नीचे मिला। सनातन धर्म का जो इतिहास हमें मिथ लगता है, रामायण, महाभारत, विमान, वो सब हमारी अगली बड़ी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं। जरूरत है तो बस एक नई सोच की, एक ऐसी स्लीमैन की जो दुनिया की हंसी की परवाह किए बिना खुदाई शुरू कर दे, क्योंकि सच जमीन के नीचे ही दबा मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। और अगर आप ऐसे ही रोचक बातें और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई खासकर रोचक बातें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।